जबकि 99% जो संसाधन है उन पर कब्जा उन्हीं का ही है। वक्फ की बात कर लो, जमयत की बात कर लो, किसी मदरसे की बात कर लो। और 2014 में एक नॉन बायोलॉजिकल पर्सन आया था जो अवतारित मनुष्य अपने आप को बोलता है, उसने कहा था कि मैं जातिगत जनगणना करवाऊंगा। ये जो मुट्ठी भर मुसलमान ब्राह्मणवादी हैं, वो करते क्या है, हमारी जड़ों को मक्का और मदीना से जोड़ दे किसी भी तरह। वो कैसे जोड़ेंगे? हमारे सरनेम को बदल के। जुलाहा जो है प्योर भारतीय जाति है, प्योर इंडियन ब्रीड है, वो कहीं विदेश से नहीं आया। लेकिन वो क्या लिखने लगे आज? अंसारी। आपके साथ मुस्तफा चौधरी, और बात करेंगे आज जातिगत जनगणना की, क्योंकि अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद घोषणा करी थी कि इस बार जो जनगणना होगी उसमें जातीय जनगणना भी होगी। कौन किस जाति के कितनी संख्या है इसकी गणना होगी। अब सब लोग सहमत थे, खुश थे। और अब क्योंकि जनगणना की अधिसूचना जारी हुई है, 30-32 कॉलम दिए गए हैं और उसमें जाति का कॉलम नहीं दिया गया है। मेरे साथ जो बैठे हुए हैं, बलबीर तोमर जी हैं, लोकेश सलालपुरी जी हैं, मांगे राम जी हैं और मुस्तकीम चौधरी जी हैं। सभी ओबीसी वर्ग के लोग हैं और जातीय जनगणना के समर्थक हैं। अब सरकार के इस कदम पर क्या सोचते हैं, इन्हीं से हम बात करेंगे। मैं पहले लोकेश जी आपसे ही शुरू करता हूँ। जो सरकार का कदम है, पहले तो कहा गया था कि जातिगत जनगणना होगी, सब कन्फर्म थे कि होगी। इस बार जो अधिसूचना जारी करी गई है उसमें जाति का कॉलम नहीं दिया गया है। अखिलेश जी भी तंज कस रहे हैं कि ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। आपका क्या कहना है? जातिगत जनगणना को लेकर के जब बिहार में उन्होंने नीतीश जी ने कराई थी, उसके रिजल्ट आउट किए थे, अगर आपको याद हो, मोदी जी ने एक बात कही थी कि ये पाप है, महापाप है। उसके बाद आपके मोहन भागवत जी जो आरएसएस प्रमुख है, उन्होंने कहा था कि नहीं भाई, चूंकि वो समझ रहे थे कुछ चीजें, उन्होंने कहा नहीं कराना पड़ेगा और सबको इसमें योगदान होना चाहिए, पता लगना चाहिए कौन कहाँ है। तो दो चीज तो आप क्लियर समझे, समय आपकी आरएसएस और या बीजेपी दोनों एक ही लगभग एक चीज है। इनकी कहीं भी प्राथमिकताओं में जातिगत जनगणना ना थी, ना है, ना कभी होगी। मजबूरी में करनी पड़ जाए अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कभी भी जातिगत जनगणना की तरफ जाएंगे, चूंकि उनका पूरा कॉन्सेप्ट ही बिखर जाता है उस चीज से। तो अब इन्होंने वादा किया था, वादा पे तो इन्होंने किया था कि वो संसद में और बहुत जगह बहुत सारा प्रेशर था, नीतीश जी का प्रेशर भी बहुत बड़ा था उस दौरान, तो इसलिए इन्होंने वादा कर लिया। लेकिन पूरा तो करने के लिए जरूरी था नहीं, तो उन्होंने वही काम कर दिया। जातिगत जनगणना का पूरा एक कॉलम इन्होंने 32-33 कॉलम रखे हैं, खाली एक कॉलम बढ़ाना था। अब ये बहाना कर रहे हैं, उससे बाद में करेंगे, उससे पहले करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनकी नियत बिना किसी दबाव के ये जातिगत जनगणना की तरफ बढ़ेंगे। और रही बात है कि ये कांग्रेस ने भी किया है, 2011 में जनगणना हुई थी, उसमें जातिगत जनगणना कायदे में इन्होंने की थी, लेकिन आउट नहीं की थी। वो बात अलग है कि तब कांग्रेस भी जातिगत जनगणना या आपका आरक्षण इन चीजों के पक्ष में कभी रही नहीं। लेकिन अब चूंकि राहुल गांधी क्लियर कट स्टैंड ले चुके हैं साफ साफ कि हमें इस तरफ बढ़ना है, तो उनके दबाव में इन्होंने हामी भर दी थी भाजपा सरकार ने। मुझे नहीं लगता कि ये करेंगे। अलबत्ता बयान उनका भी आ गया कि ये नहीं करेंगे तो हम कराएंगे, तो अलग बात है। लेकिन मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है। इनकी अपनी प्रॉब्लम है, जिस सिस्टम जिस विचारधारा को लेके लोग सत्ता तक पहुंचे हैं उसके हिसाब से तो ये जातिगत इस चीज की तरफ जा ही नहीं सकते। तो इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। तो इसके नफे नुकसान को कैसे देखते हैं आप? जैसे कि आपने राहुल गांधी जी कह रहे हैं ये नहीं कराएंगे तो हम कराएंगे और हम करा कर रहेंगे। वो संसद में भी बोल चुके हैं, बाहर भी बोल चुके हैं कि जातिगत जनगणना होकर रहेगी। तो जातिगत जनगणना के समर्थक तो बहुत ज्यादा हैं, या फिर इसके विरोधी ज्यादा हैं? जैसे कि भाजपा को इससे फायदा होगा, नुकसान होगा? देखिए, जातिगत जनगणना के समर्थन में हर वो जाति दबी कुचली रही है। यानी आप ओबीसी में आते हैं, दलित आते हैं और बहुत सारे जातियां आती हैं। उनके विरोध में कौन लोग हैं? उसमें खास समूह है। हमारे भाई मांगे राम जी बहुत बार उसको लेकर मुखर रहते हैं ये लोग। एक जो स्वर्ण समाज का जो पूरी सत्ताओं पर जिनका कब्जा था अभी तक भी है, इनडायरेक्ट में तो उन्हीं का ही है, जो पूरा एक समूह है, 14-15 पद भी एकदम 17-18% उनकी आबादी होगी, उन लोगों का सारे संसाधनों को अब तक कब्जा रहा है। तो अगर जातिगत जनगणना आती है, उसके रिजल्ट आते हैं, तो उसके बाद उन पर दबाव पड़ेगा बहुत ज्यादा कि आप सत्ता का थोड़ा विकेंद्रीकरण कीजिए, जो आप दबाए बैठे हैं। तो इसलिए ये जो विचारधारा ये तो कभी नहीं चाहेगी कि जातिगत जनगणना पूरी तरह पे की जाए। इनको नुकसान होता है उस वजह में। अब वो अलग बात है, अगर जनगणना हो जाती है तो भाजपा और उनकी पूरी विचारधारा को बहुत नुकसान पहुंचने वाला, इसमें कोई शक नहीं। ये तो मंडल पे पूरी तरह परेशान हो गए थे,
जब मंडल कमीशन ये सिफारिश लागू की थी 90 वीपी सिंह जी ने। और अगर अब जातिगत हो गई, उसके बाद पता लग गया कि समाज में कौन कहाँ स्टैंड कर रहा है, किसको मिल के आ रहा है, तो इनका पूरा सिराजा बिखर के रह जाएगा। तो ऐसी बड़ी गलती कैसे कर जाएंगे? ऐसी बड़ी गलती कैसे कर जाएंगे? आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं इसको, ये जातिगत जनगणना का वादा करना और फिर जब अब जनगणना का टाइम आया तो जाति का कॉलम ही नहीं है? देखिए, वो जातिगत गणना की जो उन लोगों ने घोषणा की, तो वो एक तरह का सामाजिक दबाव था। जिस विचारधारा के लोग आज सत्ता चला रहे हैं, क्योंकि सामाजिक न्याय कभी उनके एजेंडे में नहीं रहा और कांग्रेस के भी एजेंडे में नहीं रहा। और इसीलिए बहुत सारी जो सामाजिक न्याय के संबंध में से संबंधित जो बहुत सारी मतलब रिपोर्टें आई, कमीशनों की रिपोर्ट थी, तो कांग्रेस के जमाने में भी वो सब ठंडे बस्ते में पड़ी रही और इनके यहाँ भी वही स्थिति है। हालांकि अब राहुल गांधी लोगों को ये विश्वास दिला रहे हैं कि मतलब अगर हम सत्ता में आते हैं तो कुछ गलतियां सुधारेंगे, तो वो तो जब सत्ता में आएगा तब उसको देखा जाएगा। लेकिन इन लोगों की नीयत साफ नहीं है, तो इसीलिए शायद ये कॉलम नहीं रखा गया है, ये एक साजिश के तहत। लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही और इस कार्य को नहीं करा सकी, तो अब कितनी उम्मीदें हैं? क्योंकि अब सत्ता में तो है नहीं, अब उनकी विश्वसनीयता कितनी है? अगर कल सत्ता में आए तो इसको करा पाएंगे या सिर्फ वही पुराने वाले उस पर बस ये तो देखने की चीज है। जैसे कि राहुल जो है, राहुल ने जिस तरह का मतलब अपने आप को जिस रूप में पेश किया है, और पुरानी कांग्रेस से राहुल की तुलना आप अलग तरीके से कर रहे हैं। मतलब ऐसी कुछ उम्मीदें हैं उसका, जो वो जिस तरह का उसका व्यवहार है, जिस तरह की वो बातें हैं, तो अब उससे उम्मीद यह है कि शायद वो कुछ जो उनके जो भूल हुई, गलतियां हुई, कि शायद उसमें कुछ वो सुधार करेंगे अगर सत्ता में आते हैं। यानी कि आपको लगता है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो करा सकती है, और कराने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि इसको हम अलग से कराएंगे, नहीं, वो साथ साथ नहीं कराएंगे। देखिए, वो उनकी तो मतलब नीयत जो है ना, वो मतलब इस तरह की नहीं है। उनके तो कभी एजेंडे में नहीं रहा, तो सामाजिक न्याय के सीधे मतलब विरोधी रहे हैं। उन्होंने तो अब मतलब कांग्रेस ने तो बहुत सारी जो है वो कमेटियों की, आयोगों की जो रिपोर्ट है, वो चाहे ओबीसी को लेकर खास तौर पे या फिर विमुक्त जनजातियों को लेकर के, वो उन्होंने उनको दबाए रखा। खाली इतना किया, ये लोग तो उनके विरुद्ध जो है सड़कों पे आए हैं। तो इनसे तो कोई ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। जी मांगेराम जी, अब जैसे ही जनगणना की अधिसूचना जारी करी तो जाति का तो कॉलम है ही नहीं, और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पवन खेरा, उन्होंने कहा कि ये समझो जो ये बोलते हैं उसको नहीं करेंगे और जो नहीं बोलते उसको करेंगे। कैसे देखते हैं आप? देखो, पवन खेड़ा क्या बोल रहा है, मुझे उससे कोई इत्तेफाक नहीं है जी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, चूंकि हमारे लोगों को न तो जाति के विषय में जानकारी है, न ही जाति जनगणना के विषय में जानकारी है कि जातिगत जनगणना क्या चीज है और इसके मोस्टली क्या नफा नुकसान, या क्या इसके फायदे या क्या इसके नुकसान है। जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है कि एक घर में कितने सदस्य हैं और उसमें संपत्ति का, पैसे का किस तरीके से बंटवारा हुआ है। अगर घर में 10 सदस्य हैं तो क्या 10 के 10 सदस्यों में उस चीज का बराबर बंटवारा हो गया, जिसे आरक्षण बोलते हैं, जिसे 10 रोटी 10 में बराबर बटी है। जी। जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है, उससे संख्या का पता चल जाता है और ये पता चल जाता है कि परिवार में किन किन लोगों से क्या क्या मिला। अब जातिगत जनगणना में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वह है ओबीसी की जातिगत जनगणना। चूंकि ओबीसी समाज की अगर जनगणना की बात करें तो आजाद मुल्क में एक बार भी जातिगत जनगणना नहीं हुई। अंग्रेजों ने 1930-31 में जातिगत जनगणना करवाई थी, जिसमें हमारी संख्या 52.5% निकल के आई थी। अब सवाल उठता है कि दोबारा जातिगत जनगणना हो तो इस 52.5% लोग अपना 52.5% हिस्सेदारी निश्चित रूप से मांगेंगे। इस चीज के डर में ना तो कांग्रेस ने जातिगत जनगणना करवाने का काम किया, और 2014 में एक नॉन बायोलॉजिकल पर्सन आया था
जो अवतारित मनुष्य अपने आप को बोलता है, उसने कहा था कि मैं जातिगत जनगणना करवाऊंगा। वैसे जुमले तो बहुत सारे थे, लेकिन मैं इसी पे आता हूँ, जातिगत जनगणना पे। अब उससे लगभग तीसरा कार्यकाल उसका चल रहा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई कि जातिगत जनगणना कराओ, तो उस टाइम तो जातिगत जनगणना के विषय में बोला, लेकिन फिर इन्हें सांप सूंघ गया और जातिगत जनगणना के नाम पे ये लोग फिर चुपचाप बैठ गए। वैसी जनगणना करेंगे जो साधारण जनगणना ये लोग करते आए, हर 10 साल बाद करते रहे। जातिगत जनगणना बोल रहे कि करेंगे, लेकिन इसके बाद करेंगे, नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं, अभी जिस महापुरुष का नाम आप ले रहे थे, क्या गांधी राहुल नाम उसका नाम ले रहे थे आप, वो भी लंबे समय से उसके बाप दादा दादी सब कुछ सत्ता में रहे, लेकिन जातिगत जनगणना पे इन्हें सांप सूंघ जाए, ये सारे के सब चोर हैं। कराई थी 11 में, लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं करे थे। वो कराना किसी काम का नहीं है, मैं कहता हूँ वो नेगलेक्ट करो उस विषय ना, वो किसी काम का नहीं है। जातिगत जनगणना होगी, रिजल्ट निकल कर आएंगे और पता लगेगा कि कौन कम्युनिटी कितने % है, कितना उसका अधिकार इस मुल्क में है। तो समस्या ये आ रही है कि जिस दिन आप सबको छोड़ दो, ओबीसी ने पता लग गया कि हमारी संख्या इस मुल्क में लगभग इतनी है, मैं कह रहा हूँ हमारी संख्या इस मुल्क में 65% है, तो जिस दिन पिछड़ों में इस चीज का पता लग गया कि हमारी संख्या 100 में 65 है और अधिकारों में हम 100 में 3 खड़े, तो उसी दिन इस देश में परिवर्तन आ जाएगा, एक बड़ी क्रांति की आर्ट इस मुल्क में हो जाएगी। उस चीज से डरते हैं ये लोग जो मनवादी ताकतें सत्ता में बैठी, जिनकी कांग्रेस पार्टी है, जिनकी बीजेपी पार्टी है, आरएस नाम का संगठन है, ये लोग कभी भी ना ओबीसी से अधिकार देने के पक्ष में है, ना ही इनकी जातिगत जनगणना करवाने के पक्ष में है। ये लोग चाह रहे हैं कि इनके पिछवाड़े बलात् मार के इन्हें कंट्रोल करा जाए, ये इन लोगों की मंशा है। इसी से डर के कभी भी जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे बिना किसी दबाव के। तो कब आएगा वो समय, कब होगा वो दबाव, कब आपकी संख्या का पता चलेगा, कब 100 रोटी 100 आदमियों में बराबर बटेंगी, कब आएगा वो दिन? बहुत अच्छा सवाल आपने करा, बहुत अच्छा सवाल आपने करा कि वो दिन कब आएगा। वो दिन जब तक नहीं आएगा, जब तक ब्राह्मणवादी सरकारें इस मुल्क में चलती रहेंगी, जब तक ओबीसी कोई पार्टी इतनी मजबूत होगा हुआ कि अपने रिप्रेजेंटेशन पर कम से कम सरकार गिरने की क्षमता रखे, जब तक मैं गारंटी से कह रहा हूं कि ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं होगी, और जब तक ओबीसी समाज नहीं सुधरता, जब तक पिछवाड़े पर लात लगवाता रहेगा। और जातिगत जनगणना या अधिकारों के विषय में बिल्कुल भूल जाओ, चुपचाप वोट डालते रहो और भेड़ की तरह चुपचाप दाना खाते रहो, यही इनके भाग्य में मुझे लगता है लिखा है। कौन है वो लीडर जो ओबीसी का नेतृत्व करेगा और ब्राह्मणवाद को खत्म करके अपनी सत्ता स्थापित करेगा? किसमें नजर आती है वो? नहीं, हमें ये नहीं कहा कि ब्राह्मणवाद खत्म करके अपनी सत्ता काबिल करे, हमने कहा कि अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ा जाए और गधे नेताओं की बजाय जिम्मेदार लीडर राजनीति में आवे, जो कम से कम सदन में अपनी आवाज उठावे। क्योंकि आप देखोगे कि SC/ST के 131 MP चुन कर जा रहे, क्या SC/ST के लिए वे आवाज उठा रहे? अगर 131 MP बाहर लड़ जाए सरकार गिर जाएगी, लेकिन नहीं गिरती। चूंकि मैं यही कह रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसा सेपरेट लोकटेट की डिमांड करी थी, अगर सेपरेट लोकटेट होता तो आज निश्चित रूप से देश में परिवर्तन होते, लेकिन ये लोग ज्वाइंट लोकटेट में आए हुए लोग हैं। मैं कह रहा हूँ ये लोग गुलाम लोग हैं और किसी भी जो कम्युनिटी के ऊपर समस्या होगी बोलने वाले नहीं है। वही हाल SC का है, वही हाल आदिवासियों का है, वही हाल ओबीसी का है। ये लोग ओबीसी के लिए बिल्कुल नहीं बोलते, ये लोग कम्युनिटी के लिए बिल्कुल नहीं बोलते, ये गुलाम लोग हैं। इनसे किसी भी चीज की उम्मीद करना मैं समझता हूँ बेकार है। जी, मुस्तकीम चौधरी जी, आप कैसे देखते हैं इसको कि जातिगत जनगणना का वादा किया गया और अब गणना हो रही है तो जातिगत जनगणना नहीं होगी, कैसे देख रहे हैं आप इसको? और एक ये भी जवाब देना, क्योंकि आप मुसलमान भी हैं, ओबीसी में भी हैं, ये बीच बीच में आवाज उठती है मुस्लिम धार्मिक गुरुओं की तरफ से कि हमारे अंदर तो कोई जाति नहीं है, तो मुस्लिमों के अंदर भी जातिगत जनगणना के आप पक्षधर हैं, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुस्लिमों के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और इस देश का जो मूल संविधान है उसमें अगर आरक्षण की व्यवस्था की बात करें, हक और अधिकार की, तो जातीय आरक्षण की व्यवस्था है, ना कि किसी धार्मिक आरक्षण की। तो जो कंडीशन अभी बताई, उधर वहां ब्राह्मणवाद की बात हुई, तो यहाँ भी ब्राह्मणवाद है जो सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है कि मुस्लिमों की नहीं, सभी धर्मों की जो है जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ जो है जनरल मुस्लिमों की संख्या ज्यादा 10 से 15% होगी, मुश्किल से, अगर जो है बात की जाए 10 से 15% होगी।
और जब आप राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करेंगे, राजनीतिक लीडरशिप की बात करेंगे, या सरकारी विभागों में कहीं बात करेंगे, धार्मिक लीडरशिप की बात करेंगे, तो तमाम पे कब्जा किनका है? उन्हीं जनरल मुस्लिमों का। तो ये तो जो स्वर्णवाद के खिलाफ मांगेराम जी बोलते हैं और लोग बोलते हैं कि स्वर्णवाद स्वर्णवाद, तो इधर भी वही स्वर्णवाद है। इधर भी सवर्णवाद वही है, उसे देखने की जरूरत है। वो धार्मिक लबादे में जो है उसे ढक के कुछ और रूप देने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो स्पष्ट रूप से दिखाई भी देता है। आपको पता भी होगा, तमाम जितने भी बड़े मुस्लिम संगठन है, अगर एक एक करके नाम लिए जाएं, वो जमीयत है, कोई और है, सारों पे कब्जा किनका है? उन्हीं लोगों का है। और शायद इन्हीं लोगों की तरफ से आवाज उठती है कि मुसलमानों की जातिगत गणना नहीं वो होनी चाहिए। दरअसल मुट्ठी भर लोगों को ताकत कैसे मिले? तो मुट्ठी भर लोगों को ताकत इसी आधार पे मिल सकती है कि हम जो है अपने हक और अधिकार की बात छोड़ के मुसलमान के नाम पे, इस्लाम के नाम के, उनकी आवाज़ पे जो है हम इकट्ठा हो जाएं। और जिस दिन जो है हमें ये पता चलेगा कि हमारी पॉपुलेशन इतनी है और हमारी जो है हिस्सेदारी इतनी है, तो हम अपने हक और अधिकार की बात करने लगेंगे। तो सामाजिक न्याय के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि मुस्लिमों की भी जातिगत जनगणना हो, और सभी को जो है अपनी जातिगत जनगणना सरकार को करानी भी चाहिए। समान अवसरों के लिए बेहद ज़रूरी है। यानी कि जिनकी खुद की जाति बहुत छोटी है, वो एक धार्मिक तौर पर अपनी जनसंख्या ज्यादा बताकर अपना लाभ, उनके हक अधिकार को छीन रहे हैं, कब्जा करके रखना चाहते हैं। अगर जो है ये पता चल जाएगा कि वो तो है ही 2%, 4% या 10% लोग, जबकि 99% जो संसाधन है उन पर कब्जा उन्हीं का ही है। वक्फ की बात कर लो, जमियत की बात कर लो, किसी मदरसे की बात कर लो, तमाम चीज़ों पे जब हम देखते हैं इर्द गिर्द, अभी जो है टीवी डिबेट में जब नजर आएंगे तो वही लोग आएंगे। जब आप पार्लियामेंट को देखेंगे वही लोग नजर आएंगे, जिनकी जनसंख्या कितनी है मुस्लिमों की? 10%। और लीडरशिप के रूम में या दूसरे रूम में कब्जा कितना है? 99% पे वही लोग काबिज हैं। तो वो क्या कहते हैं फिर, धर्म का रंग दे के वो चाहते हैं कि जातियों का जिक्र ना हो, इस्लाम की बात हो, मुसलमान की बात हो, जबकि तो यही जो हिंदुत्ववाद की बात होती है, ये इधर भी फिर वही है जो कि हाँ, निश्चित तौर पे वही ब्राह्मणवाद इधर है, वही इधर है। लेकिन इधर वाले तो ब्राह्मणवाद का खुलकर मुखर होकर विरोध करते हैं। हाँ, और इधर वाले बहुत खामोश रहते हैं। यहाँ विरोध करने वाले लोगों की संख्या कम है। जब देखो, एक छोटी सी बात है, कई बार जब मैं छोटा था तो अक्सर अखबार में या उसमें आता था कि फला सरकार के मुखिया से मिलने गए, सपोज करो मुलायम सिंह जी की सरकार थी या मायावती जी की, और जमीयत उलेमाए हिंद का एक पैनल मिलने के लिए गया। उसने कहा कि हमें जो है धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की। धर्म के आधार पर आरक्षण, इस देश के संविधान में व्यवस्था है जातिगत आधार पर आरक्षण की व्यवस्था। अब हम बात करते हैं कि ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी को आरक्षण है 27% इस मुल्क में। मुस्लिमों का 90% मुस्लिम जो है ओबीसी है। कभी इस पे बात नहीं की गई कि 27% में हिस्सेदारी कैसे ली जाए। उनके लिए कोई व्यवस्था की गई हो, कोई संस्थान खोला गया, उनके बच्चों के लिए कोई इस तरह की बात की गई हो कि किस तरह से हम जो है अपनी हिस्सेदारी उसमें ले सकें, उस पर कभी बात नहीं की गई। या तो ये वो जो कुछ फीसदी मुसलमान है, वो धर्म के आधार पर आरक्षण चाहता है। हमें गुमराह करना चाहते थे। गुमराह किस तरह से कि हम तो जो है मुस्लिमों के हक की बात कर रहे हैं, जबकि कर रहे हैं अपनी। जबकि जो है क्या चाहिए था कि 27% आरक्षित सीटें हैं, उसमें हमारी हिस्सेदारी कैसे बढ़ेगी, इसके लिए कोई व्यवस्था की जाए। बच्चों को उस तरफ जागरूकता अभियान चला जाए, उनके लिए कोई संस्थान खोला जाए, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड कराया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे जो है हमारी हिस्सेदारी उसमें ली जा सके। एसटी में भी हमारा रिजर्वेशन है, कई सारे प्रदेशों में है, चले यहाँ नहीं है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल में है, और भी एसटी में बहुत सारी मुस्लिम जाति हैं, उनकी कभी बात नहीं की। अब बात करते हैं एससी की। अगर एससी की बात की जाए, जो जाति है मतलब हिंदू धर्म में एससी में, वही मुस्लिम धर्म की जाति है ओबीसी में है। क्या कभी किसी मुस्लिम, इस देश की जो पहला आम चुनाव है 1952 से और आज तक, किसी सांसद का आप जो है कोई मांग दिखा दें आप, जिसने कहा हो कि इन्हें भी जो है एससी का दर्जा दिया जाए? हजारों साल तक तो उनका भी शोषण हुआ, उनके भी हक अधिकार को इसी तरह से पामाल किया गया। लेकिन क्या कभी किसी ने भी ये मांग नहीं की कि जो है जो जाति है हिंदू धर्म में एससी हैं, वो मुस्लिम में एससी क्यों नहीं है? बल्कि एक नया प्रचलन है इस देश में, ये जो मुट्ठी भर मुसलमान ब्राह्मणवादी हैं,
वो करते क्या है, हमारी जड़ों को मक्का और मदीना से जोड़ दे किसी भी तरह। वो कैसे जोड़ेंगे, हमारे सरनेम को बदल के। जुलाहा जो है प्योर भारतीय जाति है, प्योर इंडियन ब्रीड है, वो कहीं विदेश से नहीं आया। लेकिन वो क्या लिखने लगे आज, अंसारी। एक तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी ओबीसी जातियां हैं, ये भी तो खुद शिकार हो रही है ना। नहीं, अज्ञानता सबसे बड़ी बात है। तो जो जागरूक शासक हमें वर्ग है, जागरूक जागरूकता की हमें कमी ओबीसी है। वर्ग को होना पड़ेगा हाँ। भाई, अब जो अपने देखो, फायदे के लिए कुरैशी लिखने लगे कसाई, कस्सार हैं, और शायद एससी की जाति है। उसके बाद आप आइए, पोम्बे हैं, बहुत सारी जाति हैं जो प्योर भारतीय जातियां हैं। सबका सरनेम क्या मिलेंगे, कोई उस्मानी लिख रहा है, कोई अंसारी लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। इस तरह से तमाम लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं अपनी जड़ें, मक्का और मदीना में। मक्का और मदीना में जड़ ढूंढने के बजाय हमने, धार्मिक जड़ें तो हो सकती हैं। धार्मिक जड़ें अलग चीज है। हाँ। देख, मैं गुज्जर हूँ, ठीक है, जो हिंदू गुज्जर है वो भी गुज्जर है, मैं भी गुज्जर हूँ। इस्लाम मेरे बुजुर्गों को अच्छा लगा, उन्होंने अपना लिया, उसमें कोई बुराई नहीं है। हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, मोहम्मद साहब को मानते हैं, उनके तरीके को मानते हैं। लेकिन ये कहां से आया कि हम अपने खानदान का नाम भी उसी पे कर लें? इस नामकरण की जरूरत कहां से आन पड़ी? ये एक तो साजिश, ये पूरी साजिश है। वो जो मुट्ठी भर लोग हैं, उनके पास ताकत कैसे रहे, उसके लिए ये जरूरी है कि जिनकी हमें खुद की संख्या नहीं है भारत में, वो फिर धर्म के नाम पर अपनी धर्म के संख्या, नाम पे एक एकजुट बड़ी करते हैं। संख्या काउंट कराने की कोशिश ये रहती है। तो लोकेश जी कुछ कहेंगे लास्ट में? मुस्तकीम जी ने कहा कि श्रवणवाद दोनों तरफ है बराबर, मांगेराम जी ने श्रवणवाद की बात करी, और बहुत से लोग करते हैं। तो आप कैसे देखते हैं, जातिगत जनगणना में मुसलमानों की भी होनी चाहिए? मुस्तकीम के उसमें कुछ अगर आप क्या कहना चाहें? देखो, मुस्तकीम भाई ने ना बहुत गहरी जड़ पे उंगली रखी है। जी। और मैं आपसे एक चीज चाहूंगा, इनका जो ये पूरा इंटरव्यू चल रहा है, आप डालेंगे, इनका एक अलग से भी इसके क्लिप बनाकर डालना, ठीक। जो इन्होंने बोला है, इसको अलग हिस्सा भी, एक अलग से भी इसको जारी करना। इनको अलग से गाली दिलवाओगे? नहीं देखे, फिर वही बात। क्योंकि मानसिकता ये लोगों की ऐसी संकुचित अगर- हैं। अगर आप लोग- मैं तो इत्तेफाक रखता हूँ, मैं एग्री हूँ 100%। मैं बता रहा हूँ, अगर आप, वो भी गुज्जर है, मैं भी गुज्जर हूँ, मैं हिंदू गुज्जर हूँ, मुस्लिम गुज्जर है, हम जब अपने अपने धर्मों की, अपनी जातियों की बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं, सोच रहे, विचार कर रहे हैं, तो फिर आप गाली से मत डरिए। जी जी। हम हिंदू तो नहीं डर रहे हैं ना, हम बोलते हैं ना खुल करके, अपने ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते हैं। उसने बोला तो क्या गलती की, उसने समस्या पे उंगली रखी है, तो गाली तो मिलेंगी। सुकरात को जहर मिल गया था, आप गाली की बात कर रहे हो? सुकरात को जहर मिल गया था भाई, उसको पूरा कल्याण कर दिया गया था। ईसा मसीह को सूर्य पर लटका दिया गया था। खैर, बात जनगणना की थी। ये जो इन्होंने दी है ना अधिसूचना, इसे पढ़कर मुझे दो चीज लगी है साफ साफ, कि जनगणना कम है और आर्थिक सर्वेक्षण ज्यादा है। ये आपके मकान की ईंट सरिया तक तो गिन रहे हैं, जी जी जी। लेकिन आपकी जाति नहीं गिन सकते। तो मुझे लग रहा है कुछ आर्थिक सर्वेक्षण टाइप चीज है, जिसका भविष्य में अपने हिसाब से अगर सत्ता में रहे तो वो चालाकी के साथ इस्तेमाल भी जरूर करेंगे। रही बात कांग्रेस की, मांगेराम जी ने बात उठाई थी, मैं भी कह रहा हूँ इस बात को, लेकिन कांग्रेस ने एक जगह अपने आप को प्रूव कर दिया, उन्होंने कर्नाटका में जनगणना जातिगत करा दी। तो इसलिए उनकी बात पे यकीन किया जाना चाहिए। अगर कर्नाटका में कराई है, नीतीश ने बिहार में कराई है, तो हो सकता है वो देश में भी कराएं। तो मैं आसान्वित हूँ, गारंटी नहीं, मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राह्मणवाद और जो आप कहते इस तरह की ताकतें उनकी पार्टी में बहुत ज्यादा हावी है। लेकिन उम्मीद की जा सकती है, कम से कम जो उम्मीद हम भाजपा से बिल्कुल नहीं कर सकते। जी गुरुजी, मुस्तकीम के वक्तव्य पे या मांगेराम जी के इन पे कुछ कहना चाहिए? मुस्तकीम के वक्तव्य से मैं 100% सहमत हूँ। स्वर्णवाद दोनों तरफ बराबर, जबरदस्त है। और चुंगुल में ज्यादा, वैसे ओबीसी वर्ग भी खुद चुंगुल में, ऐसा नहीं कि दूसरे ही लोग फंसा रहे हैं। बात सबसे बड़ी ये है कि हम फंस भी रहे हैं। नहीं, वो तो क्या ना, वो एक बाकायदा प्रीप्लान्ड जो है, उनको गुमराह किया जाता है धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पे नहीं। हाँ, मतलब उनको नहीं, जो वो है, चाहे स्वर्णवाद हिंदूवादी स्वर्णवाद है, वो भी हिंदुत्व, वो अपनी एक संख्या बड़ी दिखाने के लिए तो वो होता है ना। ऐसे ही मुसलमानों में, मैं तो दोनों तरफ की कह रहा हूँ, दोनों तरफ की वो इधर की भी जो हिस्सेदारी है, वो राजनीतिक हो या किसी भी तरह की हिस्सेदारी हो, वो अशराफ मुसलमान जो है उन्हीं के पास है। मतलब दोनों तरफ की स्थिति तो मतलब एक जैसी है ही। जी। इसके अलावा एक जो है वो एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र के तहत क्या करते हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है, जब वो अपनी आवाज उठाने लगता है, तो उसमें एक खास तरह की घुसपैठ करके और उनको मुद्दों से भटकाने के लिए, तो वो जो षड्यंत्र है उसको ये ओबीसी चाहे हिंदू है या मुस्लिम, वो उसको समझ नहीं पाता। और जैसे उन्होंने बताया है कि वो गुमराही का शिकार हो जाता है, वो
फिर अपनी जड़ें जो है वो कहीं मुक्काम मदीना में ढूंढने लगता है, कोई कहीं ढूंढ लगता है। अब देखिए आप हिस्ट्री को लेकर के पारसी और राजभर लड़ रहे हैं, राजपूत और गुर्जर लड़ रहे हैं, और अलग अलग हैं ये। कुछ और भी ऐसी लड़ाइयां सामने आएंगी। अभी क्या हुआ, ढाईमा पन्ना, धानुक समाज ने कहा ये तो हमारी थी, और वो बाकायदा उनकी जयंती मनाने लगे हैं। तो कल को जो है ये भी होगा कि धानुक और गुज्जर आमने सामने होंगे। तो ये सारे षड्यंत्र हैं जिनको जो है ओबीसी नहीं समझ रहा है। ये समझने पड़ेंगे। और मांगेराम जी, ये लड़ाई कैसे लड़ी जाए, क्योंकि ये थाली में सजा कर तो कोई नहीं देगा। जब तक जिनके हक अधिकार दबाए जा रहे हैं, जब तक वो लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक आप जिन पर आरोप लगाते हैं या जो दोहन कर रहे हैं दूसरों के संसाधनों का, उन्हें तो कोई गुरेज नहीं। तो ये लड़ाई लड़ी कैसे जाए? सवाल फिर वही आ गया कि 6743 जातियों में बटा हुआ समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी। अब इसमें लगभग 3000 के करीब जातियां OBC समाज से आती है। अब जातिगत जनगणना हो संविधान के कैटेगरी के हिसाब से, OBC कितना, SC कितना, ST कितना, माइनॉरिटी कितना, उस हिसाब से गणना हो तो रिजल्ट निकल कर होंगे। और जब रिजल्ट निकल कर होंगे तो पता लगेगा हमारी संख्या कितनी है, और हमारी हिस्सेदारी भी इतनी ही मुल्क के संसाधनों में होनी चाहिए, जो हमारा एक मौलिक अधिकार है। उससे देश में समानता और भाईचारे सद्भावना की एक स्थापना होगी, ऐसा मेरा मानना है। जब तक 3% लोग इस मुल्क के हुक्मरान बने रहेंगे, और जैसा पहली लोकसभा की अगर मैं बात करूं, पहली लोकसभा से इन लोगों का इंस्टीट्यूशन पे कब्जा होना शुरू हो गया था। 65% लोगों से जवाहरलाल नेहरू ने टिकट दी, और 47% वो लोग चुन कर गए जिनकी इस मुल्क में संख्या 3.5% है। वहां से यह बीमारी शुरू हुई, और यह बीमारी जब तक चलती रहेगी जब तक 65% OBC आंख मूंद के इनके दिए हुए एजेंडे पे काम करता रहेगा और अपने लोगों के साथ इस मुल्क में लड़ता रहेगा। तो मैं कह रहा हूँ इस देश का दुर्भाग्य है, और सारा का सारा मामला OBC के ऊपर टिका हुआ है। जिस दिन OBC जाग जाएगा, अपने अधिकार भी ले लेगा, और दूसरे जो भाई हैं अपने, उनके अधिकारों की पूर्ति इस मुल्क में कर देगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी बुद्धिजीवी लोगों का, आपने सबको सुना और आप भी अपनी राय जातिगत जनगणना पर, और अलग से मुस्लिमों की भी जातिगत जनगणना, और जो मुस्तकीम चौधरी जी ने स्वर्णवाद इधर भी है और वो भी उससे भी शायद कहीं खतरनाक है, इस पर भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।